लेक्चर पे हम लोगों ने बोर मॉडल के बारे में और बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है। और अगर मैं बोर मॉडल को कंक्लूड करूं तो आप ये कहेंगे कि बोर मॉडल में इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा आपने, तो आप कहेंगे सर पहला चीज हमने ये देखा कि एम वी आर एन इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई के बराबर होता है। कोणीय संवेग एन एच बाई टू पाई के इक्वल होगा। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपने रेडियस के टर्म पे भी किया था, जिसको आपने कहा था कि r इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। और एक कैलकुलेशन आपने e के लिए ये निकाला था -1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। और फिर यहाँ ये r की वैल्यू इसको रखे थे, यहाँ पे r की वैल्यू रखे थे, तब जाके ये मिला। लेकिन ध्यान ये दीजिए आप प्लीज कि ये जो इक्वेशन आपने बनाया है यहाँ, ये वाला E, इसमें आपने हाइड्रोजन की बात की थी जहां उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 होते हैं। लेकिन अगर बाकी किसी और के लिए पूछूं मैं, तो ड्यूट्रॉन के लिए ड्यूटीरियम के लिए पूछूं, तो ड्यूटीरियम हो, हीलियम हो, लिथियम हो, ऑक्सीजन हो, इनके लिए क्या होगा? तो आप एक काम करते हैं कि उनमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको Z लेके करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा, ठीक। मतलब क्या आएगा, E इज इक्वल टू -1/2 1/z स्क्वायर ई स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे r रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 z स्क्वायर ई टू द पावर 4। ध्यान दीजिए, z स्क्वायर ई स्क्वायर इसका मिला आपको, और यहाँ z ई स्क्वायर था, तो ई स्क्वायर का ई टू द पावर 4 होगा। लेकिन यहां z नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, सीधा z। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आप जानते हैं। अब सवाल आता है, बोर सिद्धांत में संशोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम रहा? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोर मॉडल पे आप ये कहे थे, आपने ये कहा था कि यहां जो न्यूक्लियस होता है ना, वो यहां है और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिवॉल्व करता है। और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये जो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसका इनफाइनाइट मास होता है। मतलब इसका मास इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइटली लार्जर होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि वास्तव में ये जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, वो इनफाइनाइट नहीं रहता, बल्कि कैसे रहते हैं, फाइनाइट रहते हैं। और खास क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के दोनों कॉमन सेंटर के अलोंग रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। पहला बोर्स मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस हैवियर पार्टिकल था, लार्जर पार्टिकल था, इनफाइनाइटली लार्ज था। और लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, वास्तव में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सेम सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस रिवॉल्व करते रहते हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो फाइनाइट मास का है, और फाइनाइट मास के होने के साथ साथ ये उसी सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसमें क्या कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, दोनों सेम सेंटर ऑफ मास पे, यहां पे सी पे। अब किस से, तो बोले यार एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। और ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इसको मैं ना कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये आपका न्यूट्रॉन, और दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, यहां पॉइंट आया ना, ये पॉइंट जो सी दिखा रहा हूं, इसके में क्या कर रहे हैं लोग, रिवॉल्व कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। और यहां से लेकर के इस न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस अगर मैं कहूं r है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन से इस सी के बीच का डिस्टेंस अगर मेरे पास कह देते हैं x है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगा वो निकलेगा r माइनस एक्स का। ध्यान रखिए, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक।
अब चलिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, स्मॉल m, न्यूक्लियस का मास कितना, कैपिटल M। अब ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का c के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू c is equal to moment of the nucleus m about an axis passes through its center of mass। देखिए E और M वाले, मतलब M और M वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, इसी के अराउंड न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहा है, इसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी, और सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो इस इलेक्ट्रॉन का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट होगा, मोमेंट आघूर्ण मतलब कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तो ये इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण होगा, और इसका और यहां से यहां तक की दूरी ये किसका होगा, इस m का आघूर्ण होगा। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट कितना लिखेंगे आप, mx, न्यूक्लियस का मोमेंट कितना लिखेंगे आप, mr-x। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिला। एक काम करें, क्या इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व किए तो mx इक्वल्स टू mr माइनस mx आएगा। इस x वाले टर्म को इधर ले आइए, क्या बचा, mx प्लस कैपिटल mx इक्वल mr। यहां से x कॉमन ले लूं क्या, तो ये हो जाएगा m प्लस m, x कॉमन, mr, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू mr बाई m प्लस m। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। एक काम कीजिए, इस इक्वेशन 2 से इस इक्वेशन 1 पे इस x का मान रखिए। इस x का मान क्यों बोल रहा हूं मैं, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस के लिए x का मान रखेंगे, किसमें, 1 पे, ठीक है। ये 2 से 1 में अगर मान रखें तो क्या मिलेगा, m, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, mr, m प्लस m, mr, m प्लस m इक्वल mr माइनस x। ठीक, सॉल्व किया तो क्या मिला, देखिए भाई, ये वाला m इस वाले m को काट दिया, क्या बचा, m प्लस m r इक्वल्स टू r माइनस x। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। यहां तक पहुंच गए आप। देखिए 2 में निकल गया x की वैल्यू, 3 से निकल गया r माइनस x की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ m एंड r। इसका वैल्यू भी इन्हीं तीनों के टर्म पे, क्योंकि ये इमेजिनरी था, ये भी, तो r माइनस x की वैल्यू भी m और r के टर्म पे निकाल लिए आप, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। क्लियर है बात। अब चलिए आगे गए तो मैं ये कहता हूं कि दोनों के दोनों कॉमन सेंटर ऑफ, अपने सेंटर ऑफ मास पे कॉमन पॉइंट के एक्स से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं टोटल एटम का अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम प्लस न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम, इसको निकाल देते हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L निकल आएगा। कितना निकलेगा भाई, देखिए वहां पे आप लोगों ने क्या लिखा, mvr, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr। तो यहां कितना, इलेक्ट्रॉन का मास m और इसका उस एक्सिस से डिस्टेंस कितना, x, और वेलोसिटी कितनी, सपोज v, तो ये हो गया, और दोनों सेम है इसलिए mvr माइनस x। अब क्या करें, एक काम करते हैं, देखिए इसमें आप v की वैल्यू रख दी, अगर v कितना होता है पता है आपको, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस का प्रोडक्ट। तो इस v की जगह ओमेगा x लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन उस एक्सिस से जो c पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, पार हो रहा है, उससे x है, देख लिया, वेरी गुड। अब कितना आएगा, m ओमेगा x प्लस m। यहां पे देखिए ये वाला v को हटाइए, इसकी जगह ओमेगा r माइनस x रख दीजिए, क्या आ जाएगा, m ओमेगा x स्क्वायर प्लस m
ओमेगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। अब अपने इक्वेशन को यूज कीजिए और x और r माइनस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन पे रख दीजिए। क्या आएगा भाई, देखिए आपको मिलेगा L इक्वल्स टू एम ओमेगा, एक्स की वैल्यू कितना m बाई कैपिटल M प्लस एम आर होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा m बाई M प्लस एम आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। क्या करिए, यहां से m बाहर निकालते हैं। देखिए m ओमेगा पहले से था, ये वाले m को बाहर निकालेंगे तो यहां कितने m है, 2m है। 2 में से एक को बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए, एक बाहर निकाला, एक अंदर बच गया ब्रैकेट के। नीचे आइए, m प्लस एम स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए। ठीक, ओमेगा तो है ही, और आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहां से 2m था, उसमें से एक m और m प्लस एम का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे तो यहां कैपिटल M बचेगा। सिमिलरली यहां चेक करके देखिए तो यहां स्मॉल m बचेगा। कैसे, देखिए स्मॉल m 2 बार रहेगा, एक को निकाला, m प्लस एम का होल स्क्वायर है पूरा निकाला, आर स्क्वायर पूरा निकाला, आया ये आपके पास ये बचा। इस पूरे नंबर को यहां से लेकर के ये पूरे को अगर मैं कॉमन ले लूं, इस पूरे को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, m कैपिटल M प्लस कैपिटल M ओमेगा m प्लस एम का स्क्वायर आर स्क्वायर m प्लस m। ये वाला m प्लस m एक ठो m प्लस m को अगर कैंसिल करवा देगा तो आपके पास बचा m ओमेगा m प्लस m आर स्क्वायर। बचा किसका वैल्यू निकाल रहे हैं आप, L का। ध्यान रखिए यहां ये जो वैल्यू लिया है आपने, ये m बाई m प्लस m, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, समानित द्रव्यमान बोलते हैं, समानित द्रव्यमान बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, देखिए रिड्यूस मास बोलने का अगर लॉजिक मेरे से पूछें आप तो मैं बोलूंगा इस इक्वेशन को देखिए आप ध्यान से। यहां आपने लिखा है म्यू इक्वल्स टू m बाई m प्लस m, राइट ना। इस बड़े वाले m को नीचे ले जाइए, बड़े वाला m मतलब न्यूक्लियस का मास है, ये बड़ा मास है। तो यहां कितना हो जाएगा, m इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाई ये, मतलब मेरा ये कहना है जी कि आप लोग ये जो स्मॉल m है इसको रहने दीजिए और नीचे लेके जाएंगे अगर ये कैपिटल M तो ये डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। क्या बचेगा, ये कटेगा, आपके पास क्या आएगा, यहां बचा स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m बाई कैपिटल M। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास में इसको अगर डिवाइड करेंगे 1 प्लस समथिंग को, एक से ज्यादा नंबर को, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में 1 प्लस समथिंग को डिवाइड करेंगे तब जाके म्यू मिलेगा। मतलब ये जो म्यू बेचारा है इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से भी कम है, इसलिए इसका नाम रिड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान है। ठीक है। अब चलिए एक काम कीजिए, m बाई m प्लस m की जगह म्यू रख लीजिए, समानित द्रव्यमान को रख लीजिए, रिड्यूस्ड मास को रख लीजिए, तो L का वैल्यू म्यू ओमेगा आर स्क्वायर आएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 है। आगे गए, 5 दिख रहा ना, आगे गए। चलिए आगे जाते हैं तो आप अपने बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करेंगे। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो यहां भी तो होगा ना, यहां भी होगा। क्या करेंगे आप, इस m की जगह देखिए mvr NH बाई 2 पाई, वहां भी देखिएगा आप क्या लिखा है आपने, जो एंगुलर मोमेंटम कितना लिखा है, m की जगह म्यू वी आर लिखा है, m की जगह म्यू वी आर लिखा है। तो म्यू वी आर इक्वल टू NH बाई 2 पाई। आपका बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट m की जगह म्यू लेना पड़ेगा, m की जगह म्यू आ जाएगा। ये है आपके बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट का मॉडिफिकेशन। MVR नहीं, क्या होगा, ये म्यू वी आर होगा।
क्लियर है? m की जगह म्यू लेना पड़ेगा। अब चलिए एनर्जी कितना निकाले आप? एनर्जी आपने पता किया था, ये मैं बोला था इसमें जेड इसलिए यूज किए हैं कि हाइड्रोजन के अलावा किसी और के लिए होगा तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे या एक से अधिक होंगे, तो जेड मतलब उनका एटॉमिक नंबर है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो आपको ये मिल रहा है। यहां देखिए ये वाला m, ये आपके ने इलेक्ट्रॉन का मास था। अब आप क्या बोलेंगे, इसकी जगह हमको म्यू लेना पड़ेगा। इसकी जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, इस m की जगह आपको म्यू लेना पड़ेगा। मतलब चूंकि आप कहते हैं कि म्यू की वैल्यू m की वैल्यू से कम है, इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे इसका तो कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा, मतलब ये कम निगेटिव होगा, ये ज्यादा निगेटिव होगा। चूंकि म्यू इज इक्वल टू एम लेस देन एम है, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, परिमाण की बात करेंगे, तो ये जो ईडेस का मान है ये कम आ रहा है ई से, मतलब ईडेस इज लेस नेगेटिव देन ई। मतलब जैसा आपने हाइड्रोजन एटम के लिए एम लेके जो यूज किया था वो ई पहले से कुछ कम नेगेटिव होगा। क्लियर है बात? तो आप क्या किए हैं, बोर्स के इस एंगुलर मोमेंटम वाले लॉजिक को मॉडिफाई किया, इसको भी मॉडिफाई किया। एक चीज और सोचिए, रिनबर्ग कांस्टेंट की बात करें तो वो भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि वहां भी एम यूज किए थे हम लोग। और अगर रिनबर्ग कांस्टेंट अगर चेंज होगा तो आप बोलेंगे पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो फॉर्मूला यूज किया था आपने 1/λ इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके अब ये समझ में आ रहा है कि हमको RH के वेरिएशन को भी स्टडी करने की जरूरत है, और इस पर डिस्कशन एक एक करके करेंगे। ठीक है, RH पे वेरिएशन कितना हुआ, जो स्पेक्ट्रम का वेव नंबर निकाले थे उसमें कितना वेरिएशन हुआ, इस पे बात हम लोग अगले लेक्चर पे करेंगे। ठीक, थैंक यू।